हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक और लगभग एक टॉपिक और बचता है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक और बचते हैं, उसके बाद आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम एंजाइम्स को डिस्कस करने वाले हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने कैटलिस्ट को कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। जो एंजाइम्स होते हैं ये भी कैटलिस्ट एज ए कैटलिस्ट ही रोल प्ले करते हैं, लेकिन हम इन्हें किस नाम से जानते हैं? बायो कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं। ओके, जितनी भी बायोमोलिकुलर रिएक्शंस होती हैं उनमें एंजाइम्स काम करते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये बायो कैटलिस्ट। एंजाइम्स आर नोन एज बायो कैटलिस्ट। ये भी क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ओके, टिल टुडे मोर देन 3000 एंजाइम्स, आज तक 3000 से ज्यादा एंजाइम जो हैं उन्हें ढूंढा जा चुका है। वो मतलब इनकी स्टडी कर चुके हैं लोग। दूसरी चीज, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 15,000 से 1 लाख, ओके, इन बिटवीन 15,000 टू 1 लाख मोल लीटर इनवर्स होता है। यानी इतना ज्यादा अमाउंट रहता है इनका। जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 15,000 से लेके और 1 लाख, सॉरी वेट के बारे में बात कर रहे हैं तो ग्राम लेके चलना पड़ेगा, ग्राम मोल इनवर्स के अंदर रहते हैं। अब देखिए, ये जो होते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, काइंड ऑफ प्रोटीन। जो एंजाइम्स होते हैं वो काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं, और वो भी कौन से? ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ग्लोबुलर प्रोटीन्स क्या होते हैं ये हम आगे एक यूनिट के अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लें कि ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, और जब भी इनका सॉल्यूशन बनाया जाता है तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। किस टाइप का सॉल्यूशन होता है? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन। एक बार रिवाइज करवा देते हैं। एंजाइम जो होते हैं बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी एज ए कैटलिस्ट ही यूज किया जाता है, लेकिन ये सिर्फ बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर यूज में आते हैं, तो इन्हें बायो कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है। इनका भी काम क्या होता है? सेम कैटलिस्ट की तरह ये रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, लेकिन कौन सी रिएक्शन? बायोमोलिकुलर जो रिएक्शंस होती हैं। मोर देन 3000 जो एंजाइम्स है वो फाइंड आउट किए जा चुके हैं। मॉलिक्यूलर वेट जो है इनका 15,000 से 1 लाख ग्राम मोल इनवर्स के इन बिटवीन रहता है। और ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इनका जो ग्लोबुलर जो एंजाइम्स होते हैं ये काइंड ऑफ प्रोटीन होते हैं, और उनमें भी कौन सा? ज्यादातर ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जांपल होते हैं। और ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। जब भी हम इनका कभी सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करेंगे तो ये मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइडल सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब देखिए, जो एंजाइम्स हैं इनके बारे में एक चीज और, एंजाइम्स जो होते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर, प्लांट्स के अंदर, सॉइल के अंदर, हर जगह लगभग प्रेजेंट है। जहाँ पर भी लाइफ है वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं। हम जब एक फूड खाते हैं तो वो 3 से 4 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है उसका, और हम दोबारा से उतना ही मील ले सकते हैं। ऐसा किस रीजन की वजह से होता है? क्योंकि जैसे ही हम फूड को अपने मुंह के अंदर रखते हैं तुरंत तभी वहाँ से डाइजेशन प्रोसेस शुरू होती है, और वो पूरे जब तक हमारे अंदर रहता है तब तक उसके अंदर एंजाइम जो है, लोट्स ऑफ एंजाइम जो हैं वो काम कर रहे होते हैं, और वो क्या करते हैं? फूड को बहुत स्पीड के साथ डाइजेस्ट करवा देते हैं। यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है, फूड की जो डाइजेशन प्रोसेस है उसे क्या करते हैं? रेज अप कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर मान लो हमारे अंदर ये एंजाइम्स प्रेजेंट ना होते और फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प ना करवाते तो क्या होता? उस कंडीशन में जो फूड है वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स तक, 50 साल तक एज इट इज पड़ा रहता, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। तो अब आप सोच सकते हैं कि जो एंजाइम्स है कितने यूजफुल है ना? तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं। और इसमें देखिए, इसका एग्जांपल देखिए जैसे मान लो मैं ले रही हूँ यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। क्या चीज है ये? यूरिया, ठीक है। और क्या कर रही हूँ मैं? इसका हाइड्रोलिसिस करवा रही हूँ। किसकी प्रेजेंस में होता है? यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। ये कन्वर्ट हो जाता है NH3 के अंदर, और साथ में CO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं। ओके, क्या कौन से मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे? CO2 मॉलिक्यूल बाहर चले जाते हैं। तो यूरिएज एंजाइम का यूज किया जाता है इस प्रोसेस को प्रोसीड करवाने में। अगर मान लो मैं यहाँ पर जो NH2 है इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा के क्या लगा दूं? उसकी जगह CH3 लगा देती हूँ, ठीक है, CH3NHCONH2। तो अभी क्या बन गया? N मिथाइल
एन मिथाइल यूरिया। क्या है अब ये? एन मिथाइल यूरिया। और सेम प्रोसेस है, हाइड्रोलिसिस करवा रहे हैं और मैंने एंजाइम भी कौन सा लिया है यहाँ पे दोबारा से? यूरिएज एंजाइम ही लिया है। तो अब देखिए जो रिएक्शन है वो क्या होगी? नो एक्शन, किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन शो नहीं करेगी। यानी ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, हर एक रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है वो प्री डिसाइडेड है कि इस चीज़ के ऊपर ये एंजाइम ही काम करेगा। अगर हम रिएक्टेंट के साथ कोई भी छेड़छाड़ करते हैं और उस एंजाइम को डालते हैं तो वो कभी भी वर्कआउट नहीं करेगा। ओके, तो ये स्पेसिफिक रहते हैं। अब देखिए C12H22O11 सुक्रोज ले लिया मैंने। क्या चीज ली है? सुक्रोज। इसका हाइड्रोलिसिस करवा लूंगा। ओके, तो ये होता है किसकी प्रेजेंस में? इन्वर्टेज एंजाइम है, इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम लिया मैंने? इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर किसमें कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। दो मॉलिक्यूल मिले यहाँ पे, एक किसका मिला? ग्लूकोज का, और दूसरा किसका मिला? फ्रक्टोज का। तो सिर्फ इन्वर्टेज एंजाइम ही सुक्रोज को किसमें कन्वर्ट करवा सकता है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर। अगर यहाँ पे मैंने एंजाइम चेंज कर दिया तो वहां पर कोई भी रिएक्शन जो है वो प्रोसीड नहीं होगी, कोई रिजल्टेंट हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, एक देखिए अगर इनका जो नेमिंग है एंजाइम्स की, उसमें एक चीज कॉमन है, जो भी हम केमिकल लेके चलते हैं उसके पीछे आपको ASE वर्ड लगा हुआ मिलेगा। ए जो वर्ड है ASE, अगर ये कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना वो क्या चीज है? एंजाइम को डिनोट करवा रहा है। जैसे देखो यूरिएज लिखा है, जिसके लास्ट में भी ASE है। इन्वर्टेज लिखा है, इसके लास्ट में भी ASE है। माल्टेज, ठीक है, जाइमेज, ये सारे के सारे जो है क्या होते हैं? एंजाइम्स हैं। और ये क्या है? इनके लास्ट में ASE सफिक्स जो है वो इस तरीके से यूज होता है। तो ये कंफर्म करवाते हैं कि गिवन जो कंपाउंड है वो क्या है? एंजाइम को डिनोट करवा रहा है। अगर हमारे पास ग्लूकोज है और मैं क्या कर रही हूँ, इसमें मैंने डाल दिया जाइमेज एंजाइम। ओके, कौन सा एंजाइम यूज किया मैंने? जाइमेज। अभी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एल्कोहल के अंदर। किस में कन्वर्ट होगा? एल्कोहल के अंदर। सिर्फ जो जाइमेज एंजाइम है वो ही ग्लूकोज को एल्कोहल में कन्वर्ट करवा सकता है, और कोई भी एंजाइम इसे जो ग्लूकोज है इसे एल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करवा सकता। हम ये सोचे कि इन्वर्टेज डाल दें या यूरिएज डाल दें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे एंजाइम्स के। अब देखिए आगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम को मैंने लिस्ट आउट कर दिया है, कौन कौन से हैं। स्पेसिफिसिटी हम अभी पढ़ रहे थे कि अगर हमने यूरिएज एंजाइम डाला है तो वो सिर्फ यूरिया को ही अमोनिया में कन्वर्ट करवाएगा। अगर उसमें से कोई भी रिएक्टेंट के अंदर एक सिंगल अगर एटम की भी छेड़छाड़ की है तो वो एंजाइम वहाँ पे काम नहीं करेगा। यानी ये स्पेसिफिक होते हैं, एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ एक पर्टिकुलर जो एंजाइम है वही वर्कआउट करेगा, दूसरा एंजाइम वर्कआउट नहीं कर सकता। अभी जो एग्जाम्पल लिखे थे वो आप इसमें दोबारा से लिख लें, वो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी का मतलब है कि जब हम एंजाइम डाल रहे हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर, बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर, तो उस टाइम पे वो कितने अमाउंट के अंदर उसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कितनी है, यानी वो कितना स्पीड अप कर रहा है। 10⁵ टाइम रेजअप किया उसने, या कितने टाइम किया? तो ये 10⁻20 टाइम्स तक भी जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, उसे इंक्रीज करवा देता है। यानी कितने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं एंजाइम वर्कआउट करवाने में। और ये चीज़ तो हमने अभी जो एग्जांपल कंसीडर किया उसके अंदर भी देख लिया कि अगर हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स ना होते तो जो फूड हम खाते हैं, एक बार अगर हमने फूड खा लिया, एक मील जो लिया है वो 50 ईयर्स तक अनडाइजेस्टेड रहेगा। तो इससे इसकी एफिशिएंसी तो हमें पता चलती है, उसमें कोई डाउट नहीं है। फिर है स्मॉल क्वांटिटी। जो एंजाइम्स होते हैं ये भी कैटलिस्ट की तरह स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ही यूज़ में लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इन्हें डालने की ज़रूरत नहीं होती और ये दोबारा से रिटेन भी हो जाते हैं। अब देखिए हमारा जो ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड जो होता है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कौन सा होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जब इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट रहेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ओके, ये एंजाइम जो प्रेजेंट रहता है तो ये क्या करवाता है? H2CO3 को कन्वर्ट करवाता है CO2 + H2O के अंदर।
जब ब्लड के अंदर CO2 गैस प्रेजेंट रहती है, देखिए जो ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, ऑक्सीजन तो हमारे लंग से बॉडी के अंदर सप्लाई कर दी जाती है, हीमोग्लोबिन लेके चला जाता है, लेकिन CO2 किस तरीके से आती है, बबल्स की फॉर्म में तो आ नहीं सकती, अगर गैसेस फॉर्म में है तो वो बबल्स बनाएगी, तो वहां से वो किस फॉर्म में आती है, H2CO3 की फॉर्म में आती है। और ये क्या H2CO3 कैसे बनता है, जैसे ही CO2 रिलीज होगी टिश्यू लेवल के ऊपर, सेल लेवल के ऊपर, तो वो वाटर के साथ, जो ब्लड के अंदर लिक्विड वाटर प्रेजेंट होता है उसके साथ कंबाइन होगी, किस एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से, कार्बोनिक हाइड्रेज। ठीक है, कार्बोनिक हाइड्रेज एंजाइम जो है वो उसे किस में कन्वर्ट करवाएगा, H2CO3 के अंदर, और जैसे ही वो लंग्स में आती है तुरंत कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो अपना काम करना शुरू करेगा और किस में कन्वर्ट करवा देगा इसे, CO2 और H2O के अंदर। तो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी के अंदर इसकी जरूरत रहती है इन मॉलिक्यूल्स को, मतलब रिएक्शंस को कन्वर्ट करवाने के लिए, तो स्मॉल क्वांटिटी चाहिए होती है। अब बात आती है ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। जो टेम्परेचर और पीएच है वो एक स्पेसिफिक होना चाहिए, 5 से 7 जो पीएच वैल्यू होती है स्पेसिफिक होती है इसके लिए, कि जो एंजाइम्स होते हैं वो इस पर्टिकुलर पीएच रेंज के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। और जो टेम्परेचर है ये हर एक के लिए अलग अलग होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स हैं वो कितने टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर काम करते हैं। जब हमें फीवर वगैरह होता है तो उस टाइम पे टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतने ही जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाती है और इसी वजह से हम खाना पीना छोड़ देते हैं। तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच जो है ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, कि एक पर्टिकुलर पीएच रेंज के ऊपर ही एंजाइम काम करेंगे और दूसरा टेम्परेचर भी उनके लिए स्पेसिफिक रहेगा। अगर कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन ऐसी है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर हो रही है तो उसे 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही चाहिए, तभी वो कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाएगी। अब देखिए एंजाइम एक्टिवेटर्स, इन्हें कोएंजाइम्स के नाम से भी जाना जाता है। सेम वही जो कैटलिस्ट के अंदर पढ़ा ना वही चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे बस एंजाइम्स को हम बोल रहे हैं। तो जो एंजाइम्स होते हैं ये अपने आप में काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी एडवांस है, रिएक्शन को स्पीड अप करवा सकते हैं, लेकिन अगर को एंजाइम जो है आपके एंजाइम्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो उनकी वर्किंग एफिशिएंसी को इन्हेंस करते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। और ये जो कोएंजाइम्स होते हैं ये गुड फॉर एंजाइम्स होते हैं, और जो कैटाइनिक मेटेलिक आयंस होते हैं, कैटाइनिक मेटेलिक आयंस जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं एज ए कोएंजाइम, जैसे Na पॉजिटिव है, Cu2 पॉजिटिव है ना, तो इस तरीके से इनका यूज किया जाता है। तो ये एंजाइम एक्टिवेटर्स के नाम से जाना जाता है। ये पता चल गया क्यों कहते हैं इन्हें एक्टिवेटर, क्योंकि एंजाइम की वर्किंग एफिशिएंसी को इनहेंस करते हैं, बढ़ा देते हैं। एंजाइम इनहिबिटर्स और पॉइजन्स, कुछ एक केमिकल जो है वो ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देते हैं, रोक देते हैं, या फिर एंजाइम पॉइजनिंग क्रिएट करते हैं। किस रीजन की वजह से, जो एंजाइम की साइट होती है उसके ऊपर जाके कुछ अनफिट जो केमिकल होते हैं वो जाके खुद को वहाँ पे अटैच करवा लेते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर, और वहाँ पे जाके केमिकल स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं ताकि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो उसके साथ जाके अटैच ही ना हो सके। तो वो जो साइट होती है वो इनहिबिट हो जाती है। अब एंजाइम चाहे प्रेजेंट रहे या प्रेजेंट ना रहे उसका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो एंजाइम के साथ जाके अटैच हो ही नहीं सकते। तो वहाँ पे जो एंजाइम है वो इनहिबिटर्स की तरह काम करना शुरू कर देता है और जो एंजाइमेटिक पॉइजनिंग होती है वो क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अब इसकी जो वर्किंग है, एक हाइपोथेसिस है एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं वो, और देखिए एक्टिव साइट्स जो होती हैं एंजाइम के ऊपर वो मोर देन वन हो सकती हैं। एक जो साइट होती है उसे तो हम कहते हैं एक्टिव साइट, जिसके ऊपर जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो आके अटैच होते हैं, और जो दूसरी साइट्स होती है उन्हें एलोस्टेरिक साइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, एलोस्टेरिक साइट्स। तो ये जो दोनों साइट है ये एंजाइम की जो वर्किंग है उसके ऊपर, जो एंजाइम्स की वर्किंग है उसे अफेक्ट करती है। अब देखिए इसकी वर्किंग किस तरीके से होती है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस, जिस तरीके से एक पर्टिकुलर ताले को, एक पर्टिकुलर लॉक को खोलने के लिए हमें एक पर्टिकुलर की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हर एक एंजाइम को एक स्पेशल रिएक्टेंट जो है वही उस एंजाइम के साथ जाके रिएक्ट कर सकता है।
यानी उसके अंदर फिट हो सकता है और सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करवाता है। बाकी मॉलिक्यूल भले ही प्रेजेंट रहे, एंजाइम उनके साथ किसी तरीके की कोई भी रिएक्टिविटी शो नहीं करेगा। जैसे देखिए, ये मान लो एंजाइम है, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर ये साइट प्रेजेंट है, और ये है हमारा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल है ये? सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। जैसे ही ये मॉलिक्यूल इसे एंजाइम को अप्रोच करेगा, एक दूसरे के नियर अबाउट आएंगे, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये डायग्राम जो है आपको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, अच्छे से ड्रॉ करें इसे। ये देखिए, सबस्ट्रेट जो है वो आके इसके अंदर फिक्स हो गया, दिख रहा है? पहले एंजाइम था, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल था। अब ये जो इसकी फ्री साइट है, इसके ऊपर इसी तरीके का सबस्ट्रेट आके फिक्स हो सकता है। अगर सर्कुलर होता या किसी इलेप्टिकल होता तो वो आके इसके अंदर फिट नहीं हो सकता था। तो ये लोकेंट की हाइपोथेसिस के साथ मैच कर रही है, तो ये सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर क्या होगा? जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंजाइम अपना काम शुरू कर देगा और जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसे किसमें कन्वर्ट करवा देगा? प्रोडक्ट मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट करवा देगा और खुद वापस से रिटेन हो जाएगा। यानी जो प्रोडक्ट मॉलिक्यूल है वो हमें मिल जाएंगे यहाँ से। ये देखिए, ये बन गया प्रोडक्ट, ये एंजाइम रिटेन हो चुका है, ये एंजाइम रिटेन हो गया, और ये क्या था? स्पेलिंग गलत हो गई, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ओके। और ये क्या है? एंजाइम, ये क्या था? सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर ऐसे बनाने में दिक्कत हो तो साथ में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एंड फर्दर इट इज कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लोकेंट की हाइपोथेसिस की तरह ही यहाँ पे वर्क कर रहा है, यानी जो प्रोडक्ट है वो फॉर्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वाला जो पोर्शन है इसे फॉलो करना पड़ेगा, इसे पास आउट करके ही जाना पड़ेगा। तो जैसे लोकेंट की हाइपोथेसिस के अंदर कहा है ना कि एक पर्टिकुलर लॉ को खोलने के लिए एक पर्टिकुलर की जरूरत होती है, वैसे ही देखिए ये एंजाइम सिर्फ इसी टाइप के सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ फिट हो सकता है, इसी के साथ रिएक्ट करके इसे प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवा सकता है। अगर ये एंजाइम प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है वो ऐसे प्रेजेंट ना होके मान लो इस तरीके के प्रेजेंट होते, इस तरीके के, तो क्या ये पॉसिबल था? ये जाके फिक्स हो पाता? इसके अंदर कभी भी फिक्स नहीं होगा। अब चाहे कितने भी रिएक्टेंट के अंदर हम ये वाला कितना भी एंजाइम डाल ले, वो काम नहीं करेगा, कोई भी वर्किंग नहीं होगी, नो एक्शन रहेगा। तो जो वर्किंग है इसकी वो आप देख लें अच्छे से, और ये डायग्राम अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर लें।